को मिला करके अखिलेश ने जो चाल चली है, अ, तमाम महापुरुषों की सियासत तो वो कर ही रहे हैं। इसके साथ इसको जो जोड़ दिया है, उससे उनको फ़ायदा होगा या नुकसान? क्योंकि एक और ख़ास बात है जो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी कि दलित पॉलिटिक्स की तरफ भी बढ़ रहे हैं। दोनों चीज़ें कैसे संभव हो पाएँगी कि इन इन जातियों को आप एससी में भी समायोजित करने की बात कह रहे हैं, उधर आप दलित पॉलिटिक्स भी करने की बात कोशिश में हैं। देखिए उसमें मैं मुझे बार-बार लगता है कि अखिलेश यादव जी कन्फ्यूज़ है, बार-बार कन्फ्यूज़ दिखाई देता है। अब आप सोचिए इसकी रणनीति, अभी बहन मायावती जी का आज ही कल तक और ट्वीट आ जाए कि वो कहेंगे कि दलित विरोधी अखिलेश यादव जी। अभी आप काशीराम जी की मूर्ति का अनावरण कर रहे थे, अब एक बहुत बड़े वर्ग को दलित में वर्ग में शामिल करने की बात कह रहे हैं, दलितों का हक मारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं आप। देखिए इस देश में वास्तविक जिसके साथ शोषण हुआ है वो ओबीसी नहीं है, दलित है। ओबी 1990 के तक तो ओबीसी थे ही नहीं इस देश में। ओबीसी समाज की मुख्य धारा में शामिल थे, शासक थे इस देश के, चाहे यदुवंशी हो, चाहे पाल हो, चाहे कुर्मी हो, ये शासक रहे इस देश के प्राचीन क्षत्रिय। तो ये शोषक नहीं रहे, पिछड़े माना जा सकता है। शोषण इनके साथ नहीं हुआ, पिछड़ सकते हैं सामाजिक व्यवस्था में। शोषण तो जिरा यही है कि बैकवर्ड और मोस्ट बैकवर्ड, उसमें जिरा तो यही है कि बैकवर्ड के नाम पे फायदा कुछ ही खास लोगों ने लिया, कुछ खास जातियों ने लिया, बाकी पीछे ही रह गए। मैं ये कहना चाहता हूं कि बैकवर्ड्स में से आप उनको रिजर्वेशन का एक फिक्स करना चाहिए। बैकवर्ड्स में से जो आरक्षण का जरूर से ज्यादा लाभ ले चुके हो, ये तो उनसे आरक्षण से हटाइए, ये बैकवर्ड की 3 डिवीजन करिए। जो ऊपर है उनका सबसे कम, जो बीच में उनका थोड़ा ज्यादा, जो बैकवर्ड में सबसे नीचे है उनका सबसे ज्यादा। आप दलितों के सिस्टम में ले जाकर के दलितों का हक मारने की बात कर रहे हैं और दलितों के लिए उधर काशीराम जी की मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं। तो आप तो दोहरे चरित्र अभी 2 दिन के अंदर ही आपने दिखा दिया। एक तरफ आप दलित हितैषी की बात कर रहे हैं, एक तरफ ओबीसी का एक बड़ा वर्ग आप दलितों में शामिल कर देना चाहते हैं, जिससे कि जो एलिट ओबीसी हो आरक्षण का पूरा लाभ लेता रहे। जब आप सत्ता में होते हैं तो वैसे भी यादवों के लिए सब कुछ करते हैं, ओबीसी के और किसी वर्ग को तो मिलता नहीं आरक्षण। जब ओबीसी के और किसी वर्ग को आरक्षण नहीं मिलता है, केवल और केवल यादव ही ले जाते थे आपके समय में। अब आप जब विपक्ष में हैं तो भी आप चाहते हैं कि ओबीसी में केवल एक वर्ग को आरक्षण रहे, बाकी जो निचले तबके की ओबीसी जातियां हैं वो एससी में कन्वर्ट हो जाए और एकछत्र राज करें आपके अपर तथाकथित अपर क्लास ओबीसी। ये बात गलत है। फिर दलितों के आरक्षण, रियल शोषण तो दलितों के साथ हुआ है, उनके आरक्षण में कोशिश करना चाहिए कि उतने लोग न शामिल हो, कोई भी जाते हो। मैं मानता हूं कि दलितों का जो रिजर्वेशन है उसमें ओबीसी को शामिल ना करके ओबीसी में आप डिवीजन करें, ये ज्यादा अच्छी बात रहेगी। ये मेरा व्यक्तिगत मत है, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये सही है, लेकिन मैं मानता हूं रियल अत्याचार हमारे दलित भाइयों के साथ हुआ भारतीय सामाजिक व्यवस्था में, तो दलितों के आरक्षण में किसी को डाका डालने का हक नहीं है, वो कोई भी पार्टी क्यों ना हो। जी सुषमा। तो यहाँ पर लेकिन आशीष मैं जानना चाहूंगी पहले, इसको लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है? देखिए सुषमा, भारतीय जनता पार्टी अब वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है जिसके पास सिर्फ कमंडल था। उस जो अभी नारा विवादास्पद है, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया गया था, जबकि राम लहर बहुत थी, मिले मुलायम काशीराम वाला जो नारा है। लेकिन वो नारा का एक पक्ष है कि हमने बीजेपी को हरा दिया था, लेकिन दूसरा पक्ष ये था कि पूर्ण बहुमत में दोनों मिलकर नहीं आ पाए थे, तो इतना भी बुरी तरह नहीं हरा पाए थे। और इसमें तो जो भारतीय जनता पार्टी है वो कमंडल की भी है और मंडल भी है उनके पास, यानी मंडल को भी उन्होंने बिल्कुल एक छतरी में समाहित किया है और कमंडल भी है। और उसके साथ साथ अगर राजभर जैसे लोग, जो कि मुझे लगता है कि चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे या भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाएंगे, तो इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ के सामने खड़े होने की स्थिति में कोई नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह जान चुकी है कि भारत में अगर जीतना है तो आप धार्मिक आधार पर अकेले नहीं जीत सकते, आपको जातीय एकता भी या जातीय सूत्र भी पिरोने पड़ेंगे। और इसीलिए देखिए उसने बड़ी खूबसूरती से जो गुलदस्ता बनाया, जिसमें विकास भी है, जिसमें हिंदुत्व भी है, जिसमें राष्ट्रवाद भी है और जिसमें जातिवाद भी, जातीय भी। तो आप ये बताइए कि विपक्ष के पास कोई ऐसा तीर बचता नहीं है, विपक्ष इस तरह परेशान है कि हम चलें तो क्या चलें। तो ये एक बड़ी समस्या आ गई है। और अखिलेश जी हो या मायावती जी हो या भारत का और भी कोई विपक्ष हो, उसके लिए इस समय भारतीय जनता पार्टी के तर्कस में जो तीर है
उनसे तुड़ीर से, उनसे तीर से निपटना बड़ा सुषमा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हर तरह के अपने तीर रखे हैं। अगर वो जातिवाद की बात करते तो उससे अखिलेश यादव जितने ओबीसी नेता, उससे बड़े नेता या उसके लेवल के नेता, उससे ज्यादा ताकतवर ओबीसी नेता बीजेपी में है, एससी नेता बीजेपी में है, ठीक है ना। और अब तो पसमानदा आंदोलन भी चला रही भारतीय जनता पार्टी। लेकिन सर ये एक चीज तो है कि अभी जो विधानसभा का चुनाव गया है 22 का, उसमें एक चीज तो है कि अखिलेश यादव जो नॉन यादव की पॉलिटिक्स को लेकर चल रहे थे, उसमें काफी हद तक कामयाब हुए हैं। वो फिर से वो पैठ बना रहे। कश्यप समाज जो छुटका हुआ दिख रहा था, जो बीजेपी के साथ गया, उसमें भी कुछ हद तक उन्होंने पैठ बनाई है। बाकी मौर्य समाज का शाक्य कुशवाहा मौर्य, उसमें भी स्वामी प्रसाद मौर्य, हालांकि वो उस समाज से नहीं है, लेकिन सिंबॉलिक है। राजभर के जो दो बड़े नेता वो लेकर आए हैं, तो उन्होंने जगह तो बनाई है ना गैर यादव ओबीसी में, वो मजबूती तो दिखाई है ना पिछले कुछ दिनों में। देखो सुषमा, नेताओं के दल बदलने से वोट नहीं बदलते बड़ी मात्रा में। अगर ऐसा होता तो नेताओं के मिलन से, जब सपा बसपा मिले थे इस बार चुनाव में, देखिए क्या हासिल किया था जनता ने। बसपा का वोटर और सपा का वोटर नहीं मिल पाया था। तो कुछ नेता इधर से उधर आ जाएं, उससे उनको वोट मिलेंगे आगे, ये संभव नहीं है। पहला। दूसरा, जो अखिलेश जी को वोट मिला था वो राजभर जी की वजह से मिला था। राजभर जी दूसरे नेता है उत्तर प्रदेश में बसपा के बाद। अब हम करें राजभर जी और नंबर 1 नेता है, इनके वोट की ट्रांसफरेबल कैपेसिटी आज के समय में नंबर 1 पर है। वो जिसके साथ चाहते अपने वोट को ट्रांसफर कर लेते हैं। जब वोट कम मात्रा में होता तब आप ट्रांसफर करना आपके लिए आसान होता। राजभर जी जब अभी पूरे 4-5 जिलों में है तो वोट ट्रांसफर आसानी से करा लेते हैं, लेकिन अगर वो 4-5 जिलों से ज्यादा जिलों में आ जाएंगे, पूरे उत्तर प्रदेश भर में हो जाए, तो शायद वो फिर उस मात्रा में वोट ट्रांसफर न करवा पाए। और राजभर जी का इतना प्रवाह है, आप देखेंगे अक्टूबर नवंबर तक बीजेपी के साथ गलबैया करते मिलेंगे। अब बहुत बड़ा कोई राजनीतिक परिवर्तन आ जाए ना आ जाए तो मैं नहीं कहता। राजभर कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना करते हैं, वो कहेंगे कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, बसपा के साथ जा रहे हैं, लेकिन वो क्यों संकेत देते हैं, मुफीद तो भारतीय जनता पार्टी है उनके लिए, क्योंकि केंद्र में वही है, राज्य में वही है। और जो छोटे राजनीतिक दल होते हैं वो अमर बैल की तरह होते हैं, वो किसी न किसी बड़े राजनीतिक दल और सत्ता के साथ ही जीवित रह सकते हैं। अगर सत्ता का सुख लंबे समय तक वो भोग नहीं करेंगे तो वो उनका जीवित रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कोई भी राजनीतिक दल तो ना हो, तो छोटा दल और ज्यादा। एक सवाल आपसे पूछा जा रहा है, सौरभ यादव पूछ रहे हैं कि आलोक जी से पूछे कि 2027 से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हो जाता है तो बीजेपी को क्या असर होगा। पहले तो संशय है इस पे कि 27 के चुनाव में गठबंधन को लेकर आप इतने दूर की बात कर रहे हैं। एनीवे, अगर सपोज हाइपोथेटिकली ऐसी सिचुएशन होती है तो एक्चुअली सुषमा, हम हमेशा पास्ट से फ्यूचर डिसाइड करते हैं कम कुछ हद तक। तो पास्ट में तो ये गठबंधन पूरी तरह से फेल रहा है। इसमें ऐसा कोई बड़ा सपा और बसपा मिलकर के लड़े चुनाव और भाजपा को नहीं उस तरह से हरा पाए और खत्म कर पाए। तो इसलिए 27 में क्या होगा ये तो बड़े दूर की बात है। लेकिन हाँ, अगर अभी से ये घोषणा कर दे, मैं ये मानता हूँ कि 27 में दोनों मिलकर लड़े तो भाजपा को हरा सकते हैं, लेकिन 27 में गठबंधन करेंगे तो नहीं होगा। अभी कर लीजिए फिर 23 में और 3-4 साल मिल के लड़िए। क्यों? क्योंकि नेता मिले, उसके साथ साथ जनता के दिल मिले। अचानक जब आप गठबंधन करते हैं तो जनता के वोटर आपके साथ नहीं मिल पाता। तय कर लीजिए, अभी अखिलेश मायावती मिलेंगे, आप 27 में विधानसभा लड़ेंगे और साथ मीटिंग करें, साथ जनसभाएं करें, साथ में रथ यात्राएं करें। आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी को बहुत कड़ी टक्कर मिल सकती है। और इविंदर मैं तो ये कहूंगा हो सकता है वो डिफीट भी कर दे। लेकिन अगर 27 में चुनाव गठबंधन करते चुनाव के 6 महीने पहले, तो फिर मैं ये कह दूंगा कि 6 महीने पहले, 7 महीने पहले, 10 महीने पहले किए गए गठबंधनों की उम्र की शक्ति बहुत ज्यादा नहीं होती। जनता उन पर भरोसा नहीं करती है, इसलिए बिल्कुल हरा सकते सपा बसपा मिल करके, लेकिन फिर गठबंधन उन्हें 2023 में ही करना पड़ेगा। 27 का इंतजार करेंगे तो फिर सपा बसपा मिल के भी भाजपा को नहीं हरा पाएंगे। कई सारे कमेंट्स है। श्याम जी कह रहे हैं, श्याम सलोनी वशिष्ठ कह रहे कि अखिलेश जी की इमेज बन रही थी, किंतु स्वामी जैसे अधर्मी व मुस्लिम प्रेम उनको ले डूबा। ये बात कह रहे हैं। अच्छा, इस कमेंट में आधे कमेंट से मैं सहमत हूँ, मुस्लिम प्रेम या लेकिन जो स्वामी जी से की वजह से ले डूबा मैं सहमत हूँ। मैंने कई बार यूपी तक में कहा है कि स्वामी जी बड़े बड़े नेता हो जाएं, वो तो बौद्ध धर्म के बौद्ध लोगों के बीच में बड़े चर्चित नेता हो गए, भगवान राम को अपशब्द कहते। लेकिन
समाजवादी पार्टी को नुकसान हो जाएगा। खासकर 2024 में लोकसभा चुनाव है, जो समाजवादी पार्टी का जो कोर वोटर है यानी यादव, वो भी राष्ट्रवादी है, वो भी हिंदू है, भगवान कृष्ण के वंश में पैदा हुए। तो जब राष्ट्रवाद की बात आती है तो यादव भी बड़ी मात्रा में बीजेपी को वोट देता है। और 100% मौर्य भगवान को और राम को और राष्ट्र को इस तरह से जो शामिल करते हैं, तो यानी धर्म के मैटर को शामिल करते हैं, तो लोकसभा चुनाव में यादव वोटर को बीजेपी की तरफ और ज्यादा तेजी से जाने के लिए मोटिवेट करते हैं। और अगर लोकसभा चुनाव में बीजेपी ज्यादा बड़ी सीटों में जीत गई तो उसका असर भी विधानसभा चुनाव में आएगा। तो इनडायरेक्टली स्वामी जी लोकसभा में तो नुकसान डायरेक्टली पहुंचा रहे हैं और विधानसभा में नुकसान इनडायरेक्टली सुषमा जी पहुंचा रहे हैं। स्वामी जी तो एक लायबिलिटी हो गए हैं समाजवादी पार्टी को, लेकिन अखिलेश जी को दिखाई दे जाए तो मैं मानूंगा। हमारे जैसे लोग कहते रहेंगे, उनको नहीं समझ में आएगा शायद। देखिए क्या स्ट्रैटेजी है। कोशिश आलोक जी, कितनी आपको लगता है कि बीजेपी इसमें कामयाब हो जाए? क्योंकि अभी तो बहुत बड़ी चीज है, अभी चुनाव के पहले एक बार फिर से रिशफल हो सकता है, स्टेट में भी हो सकता है मंत्रियों का, और सेंटर में भी जो एक होती ही है, मतलब वो एकदम रस्म है, वो होता ही होता है। और उसमें ओबीसी को कितना स्पेस, क्या उसके जरिए संतुष्ट किया जा सकता है, या कुछ और बड़ा तिकड़म लगा सकती है बीजेपी? नहीं, ये बीजेपी सब कुछ करती है। वो जो आप कितनी भी उम्मीदें जता रही है कि केंद्र में रिशफल हो सकता है, राज्य में भी हो सकता है, सब हो सकता है, लेकिन अगर आप देखें टेक्निकल जो बीजेपी कह रही है, विपक्ष के पास ये मुद्दा है, अगर वो गहराई से उठाए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 341 जो है को उसमें अमेंड करना होगा, तो केंद्र सरकार उसमें अमेंड करके करना चाहे तो कर दे। राज्य सरकार के पास हक नहीं है ये करने का, और न्यायालय में जाएगा मैटर सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ओबीसी को एससी में बदलने का अधिकार भारतीय सरकार के पास है, संसद के पास, पार्लियामेंट के पास है, उसमें उसको और बीजेपी को बहुमत के साथ है, चाहे तो अमेंड करके खर्च से 2 दिन में ये काम कर सकते हैं। इस बात को अगर विपक्ष उठाए कि ये टेक्निकल मुद्दा करके सोशल जस्टिस को के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं, और ये बात अगर समाजवादी पार्टी समझाने में सफल हो जाए, तो कुछ समाजवादी पार्टी का विपक्ष का भला हो सकता है कि जो टेक्निकल इशू की बात करें उसमें क्या टेक्निकल है, आप अमेंड करिए और लागू कर दीजिए। न्यायालय में जाएगा, राज्य सरकार लागू करेगी और न्यायालय में जाएगा, वो फेल हो जाएगा। उनके साथ भी तो वही दिक्कत है ना, उनको भी तो जो नॉन जाटव वोट है दलितों का, वो काफी मिला है, तो वहां पर भी तो ना ये गुड़ भरी हंसियां, ना निगली जा रही ना उगली जा रही समस्या है। यही बात सुषमा, मैंने आज की डिबेट यही शुरुआत की थी कि बीजेपी मतलब इस तरह से कहा था कि मैं तो बिल्कुल नहीं पसंद करूंगा दलितों का हक छीने, और बीजेपी अगर ओबीसी की 17 जातियों को दलितों में फिट करती है तो दलित सबसे पहले नाराज होगा, और दलित एक बहुत बड़ा वोटर है, और नॉन ओबीसी, नॉन या तो ओबीसी तो वैसे बीजेपी का वोटर है, कि अगर वो एससी में नहीं शामिल करते हैं और दूसरी सुविधाएं देते रहते हैं तो भी बड़ी बल्क में बीजेपी से नहीं कटेगा। लेकिन अगर वो 17 जातियों को दलितों में शामिल कर देते हैं तो दलित बहुत बड़ी बल्क में कट जाएगा और बीजेपी को नुकसान हो जाएगा। इसलिए वो केंद्र सरकार के पास जा करके केंद्र सरकार उसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके नहीं करना चाहती, क्योंकि इसमें उसको ज्यादा नुकसान दिखाई दे रहा है। शिल्पी, क्या आपको भी लग रहा है कि बीजेपी के सामने भी ये दोधारी तलवार जैसी? करप्शन पहला होगा। अच्छा, आप देख लीजिए पिछले 4-5 दिन की मीडिया कवरेज, प्रधानमंत्री ने सीबीआई की स्थापना दिवस पर सीधे कह दिया कि कोई भी क्यों ना हो, आप आगे बढ़िए। दूसरा 14 पार्टी गई थी ईडी सीबीआई के काम करने के तरीके को लेकर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी आज कल आ गया था, आज मीडिया पे है। तो यानी अब जो स्ट्राइकिंग पॉइंट होगा वो करप्शन होगा, बाकी हिंदुत्व है, राष्ट्रवाद है, जातिवाद है, ये इसके साइड बिजनेस है। वंशवाद और करप्शन, ये 2 बिंदु होंगे जिस पर लोकसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। स्ट्राइकिंग पॉइंट होगा भ्रष्टाचार। आप देखेंगे, अब सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आ ही गया है और इसके बाद ईडी सीबीआई के छापे आपको और बड़ी मात्रा में करते हुए दिखाई देंगे, और एक माहौल सा बनेगा कि जो केंद्र सरकार है वो करप्शन को 0 टॉलरेंस तक लेके गई। इस माहौल के साथ जातिवाद, धर्मवाद, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, ये सारी चीजें जुड़ेंगी। तो इस बार जो कोर बिंदु होगा वो करप्शन होगा। इस बार देख लीजिएगा, मेरा जैसा अपना अनुमान है और तर्क मैंने आपको बताया।